हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं आराम से पढ़ रहे हैं घर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और उसके साथ साथ अपडेटेड होंगे। जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें। तो आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ऐसे ही अपने पास विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, अक्ष पर तो हम ज्ञात कर चुके हैं पहले से, अब हमें निरक्ष पर ज्ञात करना है। और निरक्ष का मतलब हमने क्या कहा था, एक ऐसे अक्ष जो उस द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत हो, द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत हो, वो अपने पास निरक्ष होती है। तो जैसे यहाँ एक हम द्विध्रुव बनाते हैं, ये ले लिया एक आवेश, ये ले लिया दूसरा आवेश, ये अपने पास द्विध्रुव की अक्ष हो गई। ये दोनों को मिला दें, इसको मान लें बिंदु ए फॉर एप्पल, ये बी फॉर बॉल। ए पर क्या मान लें, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और बी पर मान लें माइनस क्यू आवेश रखा है। क्योंकि देखो दो विपरीत आवेशों की व्यवस्था है, दो विपरीत आवेश, एक प्लस का है एक माइनस का है, जिसके परिमाण बराबर है। एक प्लस क्यू मान लिया हमने, दूसरा हमने माइनस क्यू मान लिया। तो यहाँ पर ए बी दोनों अपने पास आवेश है, हमने कहा ए और बी बिंदु पर रखे हुए हैं। इसकी निरक्ष हमें लेनी है, तो निरक्ष के लिए लेने के लिए निरक्ष ज्ञात कर दो। ये बिंदु सी, इसका केंद्र ले सेंटर, यहाँ से कुछ दूरी पर, वो कुछ दूरी हम क्या मानते हैं, स्मॉल आर, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु डी। ठीक है, बिंदु डी मान लिया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने कहा बिंदु आवेश की सहायता लेते हैं। तो दोनों बिंदुओं पर ए और बी पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देखें तो प्लस क्यू के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण हमेशा होती है अंदर की ओर। तो प्लस माइनस दोनों के कारण हम दिशा देखें, जो अपने प्लस और माइनस आवेश है उन दोनों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। ठीक है, तो दिशा देखने के लिए देखो यहाँ से ये प्लस, तो इसके कारण कहाँ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, सीधे बाहर की ओर, ये हो गई E1। इस माइनस के कारण सिर्फ हो गई ये हो गई E2। तो E1 E2 अपने पास दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। E1 हमने कहा किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, और E2 हमने कहा माइनस क्यू के कारण, दोनों आवेशों के कारण है अपने पास। तो अब दोनों के लिए ज्ञात करें। अब E1 का मान ज्ञात करो, देखो दूरियां कैसे लें। तो हमने कहा था कि ये A से C तक की दूरी A है, और C से B तक की भी दूरी कितनी है, A है, और ये जो दूरी है CD वो अपने पास स्मॉल r है। अब तुम्हें ज्ञात करना है बिंदु D पर इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, और बिंदु D पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के कारण ज्ञात करनी है। तो पहले मैं कहता हूँ इस प्लस क्यू आवेश के कारण निकालो। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु D पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले। प्लस क्यू के कारण E1 हमने कहा, तो E1 इक्वल टू क्या लिखोगे, वो फॉर्मूला था KQ/R², मतलब डिस्टेंस स्क्वायर है डिवाइड में, तो KQ/ डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स AD², KQ/AD²। तो ये हो गया
E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन ए डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू निकालो। ए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला समकोण त्रिभुज ए सी डी। इस त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे देखो ए डी स्क्वायर निकालो तो ए डी क्या है? कर्ण है। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या आया? इसमें हम लिखते हैं कि सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर बराबर अपने पास रह गया सी डी स्क्वायर मीन्स क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, और ए सी स्क्वायर मीन्स स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से E1 का मान मैं देता हूँ, ये बन गया E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब देखो बिंदु B पर जो माइनस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो हमने कहा E2 है, वो E2 है। अब E2 का मान अगर हमें याद करना है तो E2 के लिए सारी कंडीशंस वो की वो है जो E1 के लिए थी, केवल दिशा का फर्क, ओनली डायरेक्शन अलग है, बाकी वो की वो कंडीशंस आ रही है। मतलब मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, कंडीशंस वही है, लिखने से। तो इसी प्रकार E2 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया है, E1 और E2 का परिमाण एक समान आया, E1 है जितना का जितना E2 है। अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या E1 E2 सेम डायरेक्शन में है? नहीं, मतलब जोड़ेंगे नहीं। क्या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है? तो एग्जैक्टली ऑपोजिट भी नहीं है, मतलब उनको घटा भी नहीं सकते हम, ना तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और ना डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो अपने पास फिर क्या रास्ता बचा? अब हम इनके घटक लेंगे, E1 और E2 के घटक लेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे इनके। E1 E2 के घटक लेने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं। देखो E1 की डायरेक्शन ये है, तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे कैसे E2 के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो E1 E2 के जब आप घटक लोगे तो एंगल देखें पहले। अगर हम कहते हैं यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये जेड तो ये थीटा तो ये भी थीटा। कौन देख लिया हमने? अब E1 E2 घटक ले लें। E1 के घटक लोगे तो E1 इधर कौन सा आएगा? एंगल देखो जिसके साथ थीटा, कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। ये क्या हो गया? E1 साइन थीटा। E2 के लिए देखोगे तो E2 के लिए भी कौन सा आएगा? E2 कॉस थीटा, इधर आएगा E2 साइन थीटा। ओके, E2 साइन थीटा आ गया। E1 E2 दोनों के घटक आ गए अपने पास। अब देखो, अब आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए अगर आगे हम देखें तो अपने पास E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों का परिमाण बराबर, दिशा में विपरीत, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दिशा में विपरीत है। तो क्या कर सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। कि E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, E2 साइन थीटा। इक्वल एंड ऑपोजिट है तो वो तो दोनों निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये तो निरस्त हो गए। देखो अब कौन बचे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन देखो। E1 cos भी इस तरफ जा रहा है, E2 cos भी इसी तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं।
जब सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, उनका योग करेंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का तो योग करें हम, इनका योग करोगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका परिमाण। जो E को हम याद कर रहे हैं, हमने कहा E1 cos E2 cos दोनों समान दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका योग होगा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का योग कर दें, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ आ गया E इक्वल टू, अब देखो एक चीज़, क्या मैं cos थीटा कॉमन लूँ? नहीं, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि E1 और E2 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ये बता रहा है कि दोनों के परिमाण बराबर है। दोनों के परिमाण बराबर है, अपने पास ऑलरेडी बराबर आ चुके हैं, वो बराबर आ गए तो इनको डबल कर दें, चाहे E1 लिख दो चाहे E2 के फॉर्म में लिख दो। जैसे मैंने E1 की फॉर्म में लिख दिया, E1 cos प्लस E1 cos, तो ये बन गया 2 E1 cos थीटा। ओके, गया यहाँ तक? देखो हमने घटक लिए, ओके, जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमने कहा था कि सीधे ना तो विपरीत दिशा में जा रहे थे, ना ही एक दिशा में आ रहे थे, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। E1 इधर जा रहा था, E2 इस तरफ जा रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं मतलब हमें उनके घटक लेने पड़े, और जब हमने इनके घटक लिए तो हमने देखा कि एक एक घटक तो इनके कैंसिल आउट हो गए, जो E1 साइन E2 साइन तो कैंसिल हो गए, बचे अपने पास दोनों के कॉस घटक, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने कहा कि E1 और E2 दोनों आपस में परिमाण में बराबर है, तो हमने लिख दिया परिणामी के लिए E बराबर 2E1 cos थीटा। अब E1 का और cos थीटा का मान रखो, E1 का भी मान रखें और cos थीटा का भी मान रखें, यहाँ दोनों के मान रखने हैं, तो दोनों के मान रखें हम यहाँ। तो देखो E बराबर 2 गुना E1, ये रहा E1 लो चाहे E2 लो, देखो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया। अब बचा cos थीटा, cos थीटा कहाँ से लाए? cos थीटा यहाँ त्रिभुज में मिल जाएगा अपने फ्री में, त्रिभुज में से ढूंढना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, ढूंढे तो कहाँ मिलेगा? cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का पढ़ा ना, लाल बटा कक्का, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पीले बोतल पीले, ओले ओले आए। ये तो कॉस है, ये साइन है, ये टैन। कॉस के लिए देखें हम लंब बटा कर्ण, या फिर कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है जो भी हमें याद रखें। तो यहाँ देखो लंब बटा कर्ण की बात कही हमने, साइन कॉस टैन है ना अपने पास, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। यहाँ हमें क्या चाहिए? कॉस, तो कॉस में तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आधार बटा कर्ण की, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन लेना हो तो लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टैन। तुम्हें किसकी जरूरत है? कॉस की जरूरत है। ओके, तो कॉस में अपने पास चाहिएगा आधार बटा कर्ण। आधार कहाँ गया रही है? ये देखो थीटा है, ये तो क्या हो गया? लंब, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये क्या बन गया? एडी कर्ण। तो बचा हुआ अपने आप तीसरा क्या हो गया? आधार कार्ड हो गया, आधार है ही तीसरा, बस आधार बटा कर्ण करो। तो आधार है अपने पास AC बटा कर्ण है AD,
ये देखो cos थीटा आ गया। अब सारे मान रख दो यहाँ, इसमें सारे मान रख दें। AC बटा AD है, तो AC तो हमने कहा स्मॉल a है, तो E इक्वल टू 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गुणा में AC। तो देखो AC का मतलब स्मॉल a है और AD का मतलब AD क्या है हमने ज्ञात करेगा। देखो ये रहा AD स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो केवल AD की जरूरत है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो गई है। ये मान आ गए। अब तुम्हें पता है कि Q इंटू 2a, 2 अपने पास है, दिखना चाहिए यहाँ में। Q इंटू 2a क्या था, P था, द्विध्रुव आघूर्ण था, तो यहाँ आ रहा है। ये 2 इससे गुणा में जाओ, यहाँ रख सकते हैं ना, गुणा में ही, तो हम Q इंटू 2a रख दें। तो Q इंटू 2a को हम रख सकते हैं P के बराबर, अरेंज कर रहा हूँ देखो मैं इसको, a Q इंटू 2a डिवाइड में ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है, बेस इक्वल है तो पावर विल बी एडेड, घातें जुड़ जाएगी। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात कितनी हो गई, 3/2, घात कितनी हो गई, 3/2 हो गई। देखो अब यहाँ Q इंटू 2a को तुमने कहा P लिख दो, Q इंटू 2a को क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, तो E इक्वल टू K इंटू P डिवाइड में रह गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a की घात 3/2। अब बात फिर वही आ गई जो हमने पहले डेरिवेशन में गई थी कि a का मान r की तुलना में काफ़ी छोटा है, a का मान r की तुलना में नगण्य है, नहीं के बराबर, उसको हम लगभग 0 मान लें, तो इसका मतलब हम उसको फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर दो, डिलीट मार दो इसको। तो a को तो हटाओ, बिकॉज r is more and more times greater than e, r का मान a से अत्यधिक बड़ा है, ठीक है, r का मान a से अत्यधिक बड़ा है, तो उसको हम नगण्य मान लें। तो e इक्वल टू रह गया kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हटा दिया, घात पूरी की है 3/2। देखो r स्क्वायर की घात 3/2 है, 2 को हटा दें यहाँ से, 2 को हटाओ, तो E बराबर क्या रह गया, kp बटा r क्यूब रह गया, E बराबर 1/r क्यूब। आ गया बस फॉर्मूला, इतनी सिंपल सी कहानी, सिंपल है। E इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब आ गया अपने पास फॉर्मूला। इससे पहले वाले में क्या आया था, अक्ष के लिए, अक्ष के लिए हमने पढ़ा था 2kp अपॉन r क्यूब, और निरक्ष पर क्या आया, kp अपॉन r क्यूब। तो फर्क क्या देखो अक्ष और निरक्ष में, कि अक्ष पर निरक्ष से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगुनी होती है, या हम ये कहते हैं कि निरक्ष पर अक्ष के मान से आधा मान होता है, आधा हुआ है, वहाँ डबल था, 2 से गुणा था, यहाँ पे फिर क्या था kp अपॉन r क्यूब, और उसमें था कि 2kp अपॉन r क्यूब। ये हमें तुलना करनी चाहिए, तुलना कर सकते हैं यहाँ, ये तो है E निरक्ष, क्या है E निरक्ष, और E अक्ष पर हमने कहा था 2kp अपॉन r क्यूब। संबंध निकालें, संबंध निकालो, E अक्ष में और निरक्ष में क्या संबंध हुआ, तो E अक्ष बराबर अपने पास इस kp अपॉन r क्यूब की जगह मैं E निरक्ष सकता हूँ, तो 2 गुणा E निरक्ष आ जाएगा, ये अपने पास इनमें आपस में संबंध हो गया।
समझ में आया ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पहले हमने पढ़ा था अक्ष के लिए, अब हम कह रहे हैं निरक्ष के लिए। तो निरक्ष के लिए अपने पास मान आ गया, निरक्ष के लिए हमने ज्ञात कर लिया कि ई अक्ष बराबर 2 गुना ई निरक्ष होता है। ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई विद्युत द्विध्रुव के कारण। समझ में आया ये? रिपीट कर रहा हूँ मैं, आराम से वापस सुन लें इसे। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा कि ए बी अपने पास विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें बिंदु ए और बी पर 2 आवेश रखे, एक प्लस का आवेश एक माइनस का आवेश, प्लस माइनस क्यू रखे हुए हैं। बिंदु डी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ हमने कहा एक बिंदु आवेश मान सकते हैं, क्यू नॉट मान सकते हैं। तो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर E1 और माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर E2, और यहाँ इसे केंद्र से r दूरी पर है ये बिंदु डी। इन दोनों के बीच की दूरी 2a होती है, जिसमें ये वाली दूरी a, ये भी हमने कहा a है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि E1 और E2 के दोनों के परिमाण ज्ञात किए, E1 का मान ज्ञात किया, इसी प्रकार हमने कहा E2 का मान आया, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में दिए गए हैं। फिर हमने कहा कि दोनों के परिमाण तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन उनकी ना तो एक समान है और ना ही विपरीत है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है, कोण बना रही है, और जब भी कोण होता है दिशा के लिए तो हमें वहाँ साइन कोस घटक लेने पड़ते हैं। तो हमने साइन कोस घटक ले लिए, 11th क्लास में सीखा हमने ये घटक कैसे लेते हैं। ओके, उसके लिए शॉर्ट याद रखने के लिए कहा था कि एंगल देखो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, बाकी बचा हुआ अपने आप क्या हो गया साइन। तो E1 कॉस E1 साइन, E2 कॉस E2 साइन। अब उसमें से हमने कहा E1 साइन और E2 साइन दोनों परिमाण बराबर और दिशा विपरीत थे, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, उनका परिमाण खत्म हो गया, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो गया। अब बचे अपने पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो वो दोनों समान दिशा में थे, समान दिशा में थे तो हमने दोनों को जोड़ दिया कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E बराबर 2E1 cos थीटा। तो 2 गुना E1 गुना cos थीटा, cos का मान AC अपॉन AD है, AC अपॉन AD है। अब AC और AD के मान रखें, तो AC AD के मान हमें पता है, फिर उसकी विधाएं हैं, स्मॉल a बटा r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर घात 1/2 होगी। तो अब यहाँ घाते हमने कहा कि जुड़ गई 3/2, P लिख दिया, 3 भागों लिख दिया, a को हमने नगण्य माना, तो आ गया Kp अपॉन RQ। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये निरक्ष के लिए Kp अपॉन RQ, निरक्ष के लिए तो और अक्ष के लिए है 2 Kp अपॉन RQ। तो तुलना की E अक्ष बराबर 2 गुना E निरक्ष। ओके।